नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नागरिक प्रचारिणी सभा, काशी और सरस्वती पत्रिका के विषय में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में सन 1903 से लेकर 1921 के बीच में आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य दोनों को एक नई दिशा प्रदान की, अपना नेतृत्व प्रदान किया, जिसके कारण इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहते हैं। अब हम लोग आज सबसे पहले यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि इस कालखंड की अन्य दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन सी थी। सर्वप्रथम सुदर्शन पत्रिका जो थी बेटा, ये इसके संपादक थे देवकी नंदन खत्री जी, जो चंद्रकांता उपन्यास के लिए अत्यंत विख्यात हैं, बहुत जाने जाते हैं। कहा जाता है कि बेटा हिंदी में साहित्य की जो पठनीयता थी, साहित्य को पढ़ने की जो प्रवृत्ति थी, उसको बढ़ाने में चंद्रकांता उपन्यास का बहुत बड़ा योगदान है। और इसका प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1900 से 1900, जिस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, और ये पत्रिका निकलती थी काशी से। इसके बाद दूसरी पत्रिका है समालोचक। इसके संपादक थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये 1902 में आरंभ हुई और ये जयपुर से निकला करती थी। इसके बाद अगली पत्रिका है इंदु। इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त जी, जो जयशंकर प्रसाद जी के भांजे थे, और ये पत्रिका सन 1909 में निकलना आरंभ हुई और इसका भी स्थान काशी था। इसके बाद मर्यादा पत्रिका के संपादक थे कृष्णकांत मालवीय जी, और ये पत्रिका भी सन 1909 में ही आरंभ हुई और ये प्रयाग से, यानी उस समय के इलाहाबाद से निकलना आरंभ हुई। और प्रताप पत्रिका के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और ये पत्रिका आरंभ हुई सन 1913 में और ये कानपुर से निकलती है। बेटा इस पत्रिका का क्रांतिकारी आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित किया जाता था, बल्कि इसलिए कि क्रांतिकारियों की मीटिंग का एक जो बहुत निर्धारित स्थान था, उसमें से एक प्रताप पत्रिका का जो तहखाना था वह था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो पंडित चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह की पहली मुलाकात भी इसी प्रताप पत्रिका के तहखाने में हुई थी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विधाओं को लेकर चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले नाटक। द्विवेदी युग में नाटक विधा का बेटा बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि जो स्थिति भारतेंदु युग में थी या प्रसाद जी के समय में थी, वो बीच में थोड़ी कमजोर हो गई। बहुत अच्छे नाटक नहीं लिखे गए। इस कालखंड में जो एक महत्वपूर्ण नाटककार निकल करके आते हैं वो बद्रीनाथ भट्ट जी हैं, जिन्होंने कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त और चुंगी की उम्मीदवारी ये नाटक लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जी का वेणु संहार नाटक, इसी प्रकार वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी का कृष्णार्जुन युद्ध। और चूंकि बेटा जयशंकर प्रसाद जी का कालखंड जो मुख्य नाटक लेखन का है वो इसके बाद का है, लेकिन आरंभ उन्होंने द्विवेदी युग में कर दिया था। तो ऐसे में उनके दो नाटक उस समय तक आ चुके थे, एक राजश्री और दूसरा करुणालय। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जो इस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, हालांकि नाटककार उतने अच्छे नहीं थे, उनका रुक्मिणी बर्डे। ये बेटा इस कालखंड के नाटक हैं। और इस कालखंड के नाटकों की जो विशेषता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों को ज्यादा बल दिया गया, उन पर रचनाएं की गई। सामाजिक मुद्दों को उतना महत्व नहीं दिया गया इस कालखंड में जितना कि भारतेंदु युग में दिया जा रहा था। हालांकि फिर भी जैसे चुंगी की उम्मीदवारी ये नाटक आप देख सकते हैं। ज्यादातर फिर बाकी क्या है,
पौराणिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाटक हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। विशेष करके ऐतिहासिक तथ्यों का जो दोष है उसमें बड़ा महत्व रखता है। यानी जैसे बेटा चंद्रगुप्त नाटक में हुक्का पीते हुए दिखाया जाता है लोगों को, जबकि उस समय के इतिहास के कालखंड में ये चीजें नहीं थी। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो बाद में चल करके ये समझ में आया कि नहीं, तो इतिहास के तथ्यों से मेल नहीं खाती हैं। या फिर पौराणिक पात्र है तो वो उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां इन नाटकों में देखी गई। अब इसके बाद इस कालखंड में जिस विधा की शुरुआत हुई और शुरुआत से लेकर के उत्थान तक गई वो है कहानी। हिंदी की जो पहली कहानी है इंदुमती, वो भी बेटा इसी कालखंड में प्रकाशित हुई सन 1900 में, और इसके लेखक थे किशोरीलाल गोस्वामी जी। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इसके बाद मन की चंचलता, इसके लेखक हैं, तो इसका भी प्रकाशन 1900 में ही हुआ और इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र जी। ये बेटा सुदर्शन में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, जबकि इससे पहले जो इंदुमती थी वो सरस्वती में। इसके बाद टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका उस समय प्रकाशित होती थी, उसमें प्रकाशित हुई। सन था 1901 और लेखक थे माधव सप्रे। बेटा बहुत से जो प्रगतिशील विद्वान है वो इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, टोकरी भर मिट्टी को, क्योंकि इसमें एक सामाजिक सरोकार वाली कहानी बन के आई, जबकि इंदुमती को शेक्सपियर के किसी एक नाटक का कहानी रूपांतरण माना जाता है। इसके बाद प्लेग की चुड़ैल। अब यहां से आप लोग देखेंगे बेटा धीरे धीरे सामाजिक सरोकार कहानियों में बढ़ रहे हैं। जैसे प्लेग की चुड़ैल, एक बीमारी को ध्यान में रख करके लिखी गई कहानी, जिसने अंधविश्वास का खंडन किया कि समाज में जो अंधविश्वास है, हम बीमारियों को भी देवी देवता की श्रेणी में रख लेते हैं। अभी तो बेटा कोविड चल रहा है और ऐसी सूचनाएं मिलती हैं अक्सर गांव वगैरह में कि उसके भी मंदिर बना दिए जा रहे हैं कोरोना माता के। तो कुछ ऐसा ही जो उस समय अंधविश्वास था उसका खंडन करती हुई ये कहानी है। इसके बाद 11 वर्ष का समय, ये कहानी 1903 में आई, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसके भी लेखक रामचंद्र शुक्ल जी थे। इसके बाद बेटा ज्यादातर कहानियां सरस्वती में ही है, जहां नहीं होगी मैं आपको बताता चलूंगा। इसके बाद दुलाई वाली 1907 में, और इसकी लेखिका, अब इनको बेटा हम लोग हिंदी की पहली कथा लेखिका भी मान सकते हैं जो ज्ञात स्रोत है, ठीक है। बंग महिला नाम से लिखा करती थी, अपने असली नाम को छुपा करके इन्होंने सिर्फ बंग महिला नाम से कहानियां सरस्वती में भेजी और उनकी कहानियां प्रकाशित हुई। लेकिन बाद के शोधकर्ताओं ने इनका वास्तविक नाम खोजा तो इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला था, जो बंगाल की रहने वाली थी, इसलिए बंग महिला नाम से जानी गई। इसके बाद छाया। छाया कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। और बेटा ऐसा माना जाता है कि इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी थे, लेकिन इंदु पत्रिका का जो पूरा श्रेय था, उसका जो पूरा यश था, श्री थी, वो जयशंकर प्रसाद जी की ही वजह से थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी छाया 1912 में प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। इसके बाद इंदु पत्रिका में ही कानों में कंगना कहानी प्रकाशित हुई 1 साल बाद 1913 में, और इसके लेखक थे राधिका रमण सिंह जी। इसके बाद बेटा सरस्वती पत्रिका में ये कहानी आई। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस कहानी की चर्चा की थी कि इसे हिंदी की प्रथम विश्व कथा माना जाता है, यानी हिंदी की पहली ऐसी कहानी जिसके पाठक पूरे विश्व में हुए। जैसे बेटा और भी बहुत से लेखक हैं, जैसे तमाम अंग्रेजी के लेखक हैं जिनकी कहानियों का हिंदी अनुवाद पढ़ा जाता है, चाहे मैक्सी गोर्की हो, चाहे टॉलस्टॉय हो। टॉलस्टॉय की कहानी बेटा जमीन की भूख, इसे शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो इसका हिंदी अनुवाद, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जमीन का कब्जा करने के लिए पूरे दिन दौड़ता है और मर जाता है और अंत में उसे 2 गज
जमीन नसीब होती है दफन होने के लिए। तो जमीन की भूख कहानी इस प्रकार से इसे भी विश्व कथा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद उसने कहा था, जो 1915 में आई, चंद्रधर शर्मा लिखी गई थी। इसके बाद बेटा हिंदी में एक ऐसा कहानीकार आया जिसको हिंदी कहानी का सर्वश्रेष्ठ नायक कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी जो हिंदी में प्रकाशित हुई, इससे पहले प्रेमचंद जी उर्दू में लिखा करते थे, अपने वास्तविक नाम धनपत राय के साथ लिखते थे और उनकी कहानियां जमाना नाम के उर्दू अखबार में प्रकाशित होती थी। लेकिन उनकी कहानियों का जो संग्रह बना सोजे वतन, उसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो ऐसे में सोजे वतन के प्रतिबंधित हो जाने के कारण इन्होंने अपना एक दूसरा नाम खोजा और दूसरा नाम क्या रखा, मुंशी प्रेमचंद। तो जहां पर धन था वहां पर प्रेम ला दिया। और उनकी पहली कहानी आई सौत 1915 में, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई। और उसके बाद उनकी अगले ही वर्ष उनकी एक कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। पंच परमेश्वर कहानी ने कथा पाठकों का ध्यान आकर्षित किया और प्रेमचंद की जो कहानी की नई शैली थी, बातों को कहने का जो नया तरीका था, वो सबके सामने आ गया और लोगों को लगा कि ये हिंदी कहानी का एक नया उभरता सितारा हमारे सामने है। इसी प्रकार से 1920 में सुदर्शन की कहानी हार की जीत, ये कहानी भी बेटा हम लोगों ने पढ़ी है, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह वाली। इसके बाद हम लोग आलोचना पे आते हैं। उस कालखंड में आलोचना विधा की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम इसमें मिश्र बंधुओं का नाम आता है। बेटा मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों बंधुओं ने मिलकर के हिंदी साहित्य, हिंदी आलोचना में जो कार्य किया वो द्विवेदी युग की शुरुआती कार्यों में माना जाता है, जिसमें इन्होंने नवरत्न नाम से एक आलोचना ग्रंथ निकाला, जिसमें हिंदी के 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों को इन्होंने छाटा। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद, ये बेटा किसी भारतीय लेखक द्वारा हिंदी साहित्य का पहली बार इतिहास लिखने की कोशिश जो की गई, वह मिश्र बंधु विनोद के रूप में सामने आई। इसमें तमाम इतिहासकारों, साहित्यकारों का जीवन परिचय और उनका मूल्यांकन किया गया। लेकिन बेटा उसी समय एक विवाद खड़ा हो गया। जैसा बताया ना कि नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया। इन 9 रत्नों में बेटा इन्होंने सबसे पहले किसे रखा, तुलसीदास जी को, फिर सूरदास जी को, फिर देव को, फिर बिहारी को, इसके बाद त्रिपाठी बंधु। जैसे बेटा ये मिश्र बंधु थे, वैसे उन्होंने रीत काल के 3 ऐसे कवि जो भाई थे, उन्हें एक साथ एक नाम दे दिया, त्रिपाठी बंधु। कौन कौन, चिंतामणि, मतिराम और भूषण, ये त्रिपाठी बंधु हो गए। इसके बाद बेटा इसके बाद उन्होंने, थोड़ा क्रम मुझे भूल रहा है क्योंकि बेटा उस समय बोल रहा था बीच में त्रिपाठी बंधु की व्याख्या करने में, तो कितनी संख्या हुई थी ये नहीं पता। आगे चल करके कबीरदास जी को और चंद्रबरदाई को और सबसे अंत में भारतेंदु जी को रखा। तो सारे चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद नहीं हुआ, 2 जगह विवाद हुआ। एक तो इसमें कबीर को स्थान नहीं मिला था, तो उन्होंने कबीर को स्थान दिया, और दूसरा कि देव को पहले रखा और बिहारी को बाद में, विवाद खड़ा हो गया। तो बेटा उसी समय कृष्ण बिहारी और लाला भगवान दीन नाम के 2 आलोचकों ने, इन्होंने तो बेटा अपना काम कर दिया, इनकी बात तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया कि कौन बड़ा है, बिहारी बड़े हैं या देव हैं, साहित्य में कौन श्रेष्ठ है। ये विवाद लेकर के 2 लोग सामने आ गए और उन्होंने अपनी किताबों को 2 अलग अलग नामों से दिया। जैसे बेटा कृष्ण बिहारी जी की किताब का नाम था देव और बिहारी, इन्होंने देव को पहले रखा है, ये देव को श्रेष्ठ मान रहे थे, बिहारी को थोड़ा सा उनसे कमतर। और दूसरी तरफ कौन थे, लाला भगवान दीन, जो बिहारी को श्रेष्ठ मान रहे थे और देव को थोड़ा कमतर। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
हिंदी आलोचना में बेटा जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम अब तक का है वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नागरी प्रचारणी सभा बेटा हिंदी शब्द सागर नाम से एक शब्दकोश निकाल रही थी और उस शब्दकोश के लिए भूमिका लिखी जा रही थी। उस भूमिका को लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया, लेकिन शुक्ल जी ने इस काम को इतने विधिवत तरीके से किया कि वह आगे चलकर एक पुस्तक के रूप में आई, जिसे क्या कहा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधार पुस्तक है। इस पुस्तक को बिना पढ़े, इस पुस्तक को बिना जाने समझे कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास को न लिख सकता है न पढ़ा सकता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक उस कालखंड में आई जिसमें साहित्यकारों का तो परिचय था ही, परिचय के साथ साथ उनका बड़ा सुंदर मूल्यांकन किया गया है। तो बेटा आज हम लोगों ने इन विधाओं के विषय में पढ़ा। अब इसके बाद कुछ विधाएं बची हैं जैसे निबंध, उपन्यास आदि, उनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।